वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस लेक्चर को आपको देखने के बाद में है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या क्या स्टडी करी जा सकती है, ये सारी कई इन्फॉर्मेशन फेराडे लॉ देखेंगे हम यहाँ पे, है ना। ये सारी है ना इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास में हम है ना स्टडी करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जल्दी से 1000 जो सब्सक्राइबर है इस टारगेट को जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, ताकि मुझे भी नए नए लेक्चर्स लाने का, फिर उसके बाद में PYQ भी लाए जाएंगे, तो वो सब लाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। सो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर, ठीक है। क्लास लेने के बाद में फिजिकल केमिस्ट्री की पहली क्लास है। आपको इस क्लास के बाद में GOC की क्लास हमने दी है, अभी तक GIOC की दी है। फिजिकल केमिस्ट्री में ये पहली क्लास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है, फिजिकल केमिस्ट्री आपको क्या समझ में आ रही है, इस पर है ना अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जो कि है ना केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में है ना रिलेशनशिप को बताती है। वो कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, राइट। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, हाउ कैन one can be converted into the another is called the electrochemistry, the branch of a physical chemistry which deals with the relationship between chemical energy or electrical energy and how one can be converted into another is called electrochemistry। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये स्टडी करी जाती है ना। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये जो सारी स्टडी करी जाती है ना, वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच के अंडर करी जाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच के अंडर करी जाती है, राइट। अब है ना, ये जो इस कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी का कन्वर्जन है ना, जैसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ठीक है। तो जैसे अगर हम जैसे हमारा पंखा चलता है नॉर्मली, है ना, हमारा फैन होता है, ठीक है, पंखा, तो उसमें क्या रहती है, मोटर लगी रहती है ना। वो मोटर क्या करती है, जो मोटर लगी रहती है, हम क्या देते हैं, लाइट देते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। एक बार एनर्जी का कन्वर्जन आप समझ लेना, उसमें हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। ये मोटर क्या करती है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे क्या होता है कि फिर है ना पंखे की जो पंखुड़ियाँ घूमती है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज ले रहे हैं, मोटर यूज ले रहे हैं। मतलब ये भी क्या है कि एक एनर्जी का कन्वर्जन ही है। इस प्रकार से है ना हम एनर्जी का कन्वर्जन, अब जब है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, या फिर है ना जो केमिकल एनर्जी होती है उसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए है ना कुछ तो चाहिए होगा। जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे हमें क्या चाहिए होती है, मोटर चाहिए होती है। पंखे की जो मोटर होती है ना, पंखा होता है, पंखे में जो मोटर होती है ना, वो काम करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या फिर है ना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होती है। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। अब सेल है ना दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमारे घड़ी वाला सेल होता है ना, हमारे जो घड़ी का सेल होता है, घड़ी में हम लगाते हैं, तो उसमें क्या रहती है, केमिकल एनर्जी रहती है, ठीक है। उसमें केमिकल एनर्जी रहती है घड़ी वाले सेल में, और उस केमिकल एनर्जी से हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, ठीक है। उससे हम है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। तो ये कौन सा कन्वर्जन हो जाएगा, इस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, उस टाइप के जो है ना जो सेल होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और जो सेल होते हैं ना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो जैसे हम है ना बैटरी चार्ज करते हैं ना, तो बैटरी चार्ज करने के लिए हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं बैटरी को, और बैटरी में फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल दिए हैं वो बैटरी में केमिकल एनर्जी में चेंज होके वो बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो इस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो मतलब जो बैटरी चार्ज वाला जो प्रोसीजर है ना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देंगे और वो है ना केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो हम सेल से अगर हम एनर्जी ले रहे हैं,
जैसे सेल से हमारी घड़ी चलती है, उस प्रोसीजर में क्या हो रहा है, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इस टाइप के सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और जो चार्जिंग वाला जो प्रोसीजर है बैटरी चार्जिंग वाला, वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वाला प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस चाहिए होती है, उस डिवाइस को सेल बोलते हैं। और ये सेल है ना दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल। अगर है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम में लेंगे, और अगर केमिकल एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो फिर हम गैल्वेनिक सेल काम में लेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस इट्स एन प्रोसेस इन विच करंट इज पास्ड थ्रू द मोल्टन और एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट या तो गलित अवस्था में हो, ठीक है, गलित अवस्था का मतलब हो गया मेल्ट स्टेट में हो गया है ना, या फिर उसका क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन हो, है ना, एक्वस स्टेट हो। अगर उसमें से है ना अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, इट्स एन ए प्रोसेस इन विच करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टन और ए एक्वस स्टेट ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक तरीके का साल्ट हो गया है ना। ठीक है, द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है। इसके कारण क्या होता है कि ना ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पे होता है, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। हमेशा है ना ऑक्सीडेशन होता है ना वो कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। तो है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है ना एनोड और कैथोड पे होने से है ना जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसीजर कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है ना रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब हो गया, जैसे ये मेटेलिक प्लेट है ना, ये मेटेलिक प्लेट है, ये भी मेटेलिक प्लेट है। अगर ये क्या है, एनोड है, एनोड है तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होएगा, और कैथोड पे क्या होएगा, रिडक्शन होएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हो गया। ठीक है, मोल्टन और एक्वस और फ्यूज्ड स्टेट। और ये इसमें है ना बैटरी लगा दी है करंट पास करने के लिए, ये है ना बैटरी लगी हुई है, ये है ना यहाँ से है ना करंट पास करने के लिए बैटरी लगा दी है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब ये खुद नहीं होता है ये प्रोसेस, है ना। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क्स बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स, है ना, एक्सटर्नल सोर्स के कारण ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क करता है। और ये एक्सटर्नल सोर्स क्या है हमारे पास, ये जो बैटरी है ना ये लगाई है, यही एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया, जो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, तो इसके लिए क्या होएगा, अगर ये डेल्टा जी पॉजिटिव हो, और इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो ई सेल है ना ये भी क्या होगा कि नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ई सेल मतलब है ना इसका जो ई सेल होता है ना वो नेगेटिव होएगा, देन है ना डेल्टा जी क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, अगर इस सेल का अगर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, एन एफ ई सेल हो जाएगा। ठीक है, ई सेल तो नहीं बोलेंगे इसे, ई सेल में तो खुद में मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, दैट इज केमिकल सबस्टांस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ ए करंट थ्रू द सॉल्यूशन विच इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ए आयंस टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। मतलब देखिए यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अब ये जो एनोड पे कौन सा चार्ज है, एनोड पे है ना पॉजिटिवली चार्ज ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, क्योंकि ये है ना पॉजिटिव जो ये बैटरी के है ना पॉजिटिव नोड से जुड़ा हुआ है ना, तो इस पे कौन सा ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड है। अब इस पे क्या रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये प्लेट है ना, तो इस पे क्या रहेंगे कि जो नेगेटिवली चार्ज आयन रहेंगे सॉल्यूशन से वो इसकी तरफ जाएंगे, भाई पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अगर ये पूरा प्लेट अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसके कारण अगर जो आयनों का एक गमन हो रहा है, आयनों का मूवमेंट हो रहा है, इसके कारण कुछ ना कुछ तो कंडक्शन होएगा। भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ आयंस, यही तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे इन आयंस के मूवमेंट के कारण इस इलेक्ट्रोड की तरफ ये बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब इसी प्रकार ये वाला है ना बैटरी के कौन से नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है, तो इस पे ये कैथोड है,
ठीक है। तो इस कैथोड पे कैसा है, ये पूरा इलेक्ट्रोड है, ये पूरी प्लेट कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट से जुड़ी हुई है ना बैटरी के। तो इस पर क्या होंगे कि पॉजिटिव जो चार्ज आयन रहेंगे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के, पॉजिटिव कैटायन जो रहेगा वो इस कैथोड की तरफ है ना मूव करेगा। तो इससे भी क्या होएगा कि है ना कुछ इलेक्ट्रिक कंडक्शन होएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो ये था ओवरऑल है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या क्या फीचर्स देखे हमने इसके, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। और ये मतलब बाहर से कुछ ना कुछ इसको वर्क करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स हमने बैटरी लगा दी। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया डेल्टा जी पॉजिटिव है, और डेल्टा जी इज इक्वल टू हमें पता है कि सेल के लिए माइनस एन एफ ई सेल होता है। तो अगर ई सेल नेगेटिव होएगा तभी तो डेल्टा जी क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल सबस्टांस फॉर्म होएगा, फॉर्मेशन होएगा। जैसे है ना ये जो एनाइन होंगे ना, ये इस एनाइन होंगे एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, और ये कैटाइन होंगे ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो मतलब ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होएगा। द फ्लो ऑफ ए करंट थ्रू द सॉल्यूशन विच इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या चीजें देखी, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, फिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होता है ये भी पता चल गया। बाहर से बैटरी जोड़ेंगे, बाहर से मतलब पावर सप्लाई करेंगे तभी क्या होएगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ना वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होएगी, ठीक है। अब होता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की, और एक करते हैं एक तो क्वालिटेटिव करते हैं और एक करते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कितना अमाउंट है ना इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ है, वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। हियर वी डील्स विद द अमाउंट ऑफ द केमिकल सबस्टांस दैट इज लिबरेटेड और डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड एट द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो रहा है कि जैसे है ना हमने देखा कि जो एनाइन है वो तो एनोड की तरफ मूव कर रहा है, और जो कैटाइन है वो कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, वो इस इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होंगे। तो कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ, ये क्या स्टडी हो गई, क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, और इसके लिए हम है ना फेराडे रूल काम में लेते हैं। जबकि अगर है ना जैसे कि हियर वी विल डील्स विद द नेचर ऑफ द सबस्टांस दैट इज लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, मतलब जैसे कि कौन सा जो सबस्टांस होएगा जाके जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होएगा, इस बात को क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी बोलते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक, इसमें मात्रात्मक मात्रा की बात नहीं होगी। पहले तो ये तो पता चले कि भाई है ना जैसे कैथोड पे कौन सा सबस्टांस डिपॉजिट हो रहा है, एनोड पे कौन सा डिपॉजिट हो रहा है, ये तो पता चले पहले, क्वालिटेटिव स्टडी तो हो। तो इसके लिए जो टूल है इस स्टडी के लिए वो क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल, है ना। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होएगा वो सबस्टांस डिपॉजिट होएगा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव स्टडी के बारे में, ठीक है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले हम देखेंगे इस है ना क्वालिटेटिव स्टडी। तो इफ सॉल्यूशन कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ ए कैटाइन होगा, अगर एक ही कैटाइन है और एक ही एनाइन है तो कैटाइन तो कहाँ पे कैटाइन तो कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा, और एनाइन कहाँ जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो एनाइन होएगा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे क्या होगा, कैटाइन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन प्रोसीजर टेक्स प्लेस लेगा। अगर एक ही कैटाइन है और एक ही एनाइन है तो जो कैटाइन है उसका कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा, और जो एनाइन है उसका एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अगर एक एक ही है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कैटाइन है ना, एक से ज्यादा कैटाइन या एनाइन है, तो फिर उस कंडीशन में हम देखेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करेंगे, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होएगा वो प्रीफर करेगा ऑक्सीडेशन, और जिसका रिडक्शन होएगा एनोड और कैथोड पे, ठीक है। हियर आयन हैविंग लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल इज प्रीफर्ड। द ऑर्डर ऑफ द डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर कैटाइन के लिए ऑर्डर है, फिर एक एनाइन के लिए भी ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है।
द ऑर्डर ऑफ ए डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर कैटायन के लिए है ना। अब जैसे कि है ना किसी सॉल्यूशन में है ना H+ आयन है और है ना Copper+2 आयन है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका है, Copper+2 आयन का है ना। जैसे सपोज करो कॉपर सल्फेट का है ना एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें है ना एक्वस का मतलब हो गया H+ आयन तो है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट से Copper+2 आयन भी है, तो यहाँ पे देखो लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर इसमें देखें तो कॉपर का कम है H+ से, तो वहां पे है ना कॉपर होएगा ना, इसका क्या होएगा कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा कैथोड पे। तो यही है डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होएगा वो प्रीफर करेगा, ठीक है। अब इस डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर देख लेते हैं। तो पोटेशियम का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में सोडियम का है, फिर कैल्शियम+2 का है, फिर मैग्नीशियम+2 का है, फिर एल्यूमिनियम+3 का है, फिर जिंक+2 का है, फिर H+ का है, फिर Copper+2 का है, फिर Ag+ का है और ये Gold+3 का है, ठीक है। तो ये है डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर हो गया है ना। तो जिसका लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल होएगा वो ही सबसे पहले डिपॉजिट होएगा एनोड पर रिडक्शन के द्वारा। तो इसका ऑर्डर अगर हम एक बार याद करना चाहें तो सबसे ज़्यादा तो किसका है, पोटेशियम का है, फिर उसके बाद में सोडियम का है, फिर उसके बाद में कैल्शियम+2 का है, फिर उसके बाद में मैग्नीशियम+2 का है, ठीक है। फिर उसके बाद में है ना एल्यूमिनियम+3 का फिर उससे कम है, जिंक+2 का एल्यूमिनियम+3 से भी कम है, फिर इससे भी कम है H+ का है, फिर इससे भी कम Copper+2 का है, फिर Copper+2 से कम Ag+ का है, Ag+ से कम हमारे गोल्ड Au+3 का है। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर ध्यान रख सकते हैं। एक बार सीक्वेंस में आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। देखो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में सोडियम का, ठीक है, उससे कम सोडियम का है। अब पोटेशियम के से नेक्स्ट अगर 19 है एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो 20 एटॉमिक नंबर पे कैल्शियम+2 है, तो मतलब पहले +1 चार्ज वाले आ गए, फिर उसके बाद में +2 चार्ज वाला कैल्शियम+2, तो सोडियम के आगे +2 चार्ज वाला कौन सा आ गया, मैग्नीशियम+2, ठीक है। उसके बाद में मैग्नीशियम के आगे +3 चार्ज वाला एल्यूमिनियम, यहाँ तक हो गया, सेकेंड पीरियड वाला हो गया। फिर थर्ड पीरियड में जाते हैं तो जिंक+2 का हो जाएगा, ठीक है। फिर जिंक+2 से कम है H+ का है, और फिर H+ से भी कम किसका है, Copper+2 का है, और Copper+2 से भी कम है ना सिल्वर का है, Ag+ का है, और Ag+ से भी कम है जो Gold+3 का है। तो ये है डिस्चार्ज पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज़्यादा कम होएगा वही है ना एनोड पे उसका रिडक्शन होएगा और वो डिपॉजिट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर है नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो किसका है, फ्लोरीन का है, फिर सबसे कम किसका है, आयोडीन का है ना। ये सबसे ज़्यादा तो किसका है, फ्लोरीन का है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, और सबसे कम है फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, इस टाइप से है। और जो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ना सल्फेट NO3- और OH- और है, ठीक है। तो अगर इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर हमें देखना हो, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर ध्यान रहना जरूरी है, तभी ये बता पाएंगे कि कौन सा है ना। फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, और ये अब ये एनाइन है तो एनाइन का क्या होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होएगा, एनोड पे होएगा, ठीक है। इनके बीच में कौन सा आएगा, SO4-2 NO3- और OH-, ये इनका क्या होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है NaCl का, अगर NaCl का, अब देखो OH- का जनरल कंडीशन में तो देखते हैं ना, OH- का है ना डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोराइड से ज़्यादा है, लेकिन NaCl का बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि उसमें क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो गई, वही तो चीज़ हुई। तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्लोराइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल OH- के डिस्चार्ज पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना NaCl का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब क्लोराइड आयन है ना कम है उसमें,
और क्लोराइड आयन कम है काफी, तो फिर है ना जो OH होएगा ना उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना क्लोराइड के डिस्चार्ज पोटेंशियल से कम हो जाएगा। ठीक है, OH का जो डिस्चार्ज OH माइनस आयन है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोराइड आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल से कम हो जाएगा। ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जैसे एक कंडीशन है फॉर कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 में हम देखेंगे कि इसमें सल्फेट आयन ज्यादा होंगे। ठीक है, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ ए सल्फेट इज लेस देन द OH माइनस आयन। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, जैसे है ना सल्फेट का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है OH माइनस आयन से ज़्यादा है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर कंसनट्रेट अगर H2SO4 है तो वहाँ पे है ना SO4 आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगी। इस कारण है ना जो SO4 का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना OH माइनस आयन से कम हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब OH और अगर है ना एक्वस सॉल्यूशन हो, मान लो कि है ना एक्वस सॉल्यूशन हो, अगर कंसनट्रेट H2SO4 है तो वहाँ पे ना सल्फेट जो आयन होएगा ना वो जाएगा कैथोड पे, रिडक्शन है ना इसका होएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन ये भी ध्यान रखनी है। तो एक बार डिस्चार्ज पोटेंशियल को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो कैटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल देखते हैं और फिर एनायन का देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो पोटेशियम का होएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सोडियम का होएगा, फिर पोटेशियम से आगे वाला कौन सा है, कैल्शियम +2 है, और सोडियम से नेक्स्ट है मैग्नीशियम +2 इसका होएगा, फिर इनसे आगे एल्यूमिनियम +3 का होएगा, फिर उसके बाद में जिंक +2 का होएगा, फिर इससे भी कम किसका होगा, H+ आयन का होएगा, फिर H+ आयन से भी कम कॉपर +2 का, और कॉपर प्लस से Ag+ का होएगा, और फिर सबसे कम Au+3 का हो जाएगा। ठीक है, जब एनायन की बात करते हैं, एनायन के डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो F- का होएगा, और फिर लास्ट में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का सबसे कम हो जाएगा, और इसके बाद में सल्फेट का होएगा फ्लोराइड से कम, सल्फेट से भी कम नाइट्रेट का होएगा, और नाइट्रेट से भी कम OH- का होएगा। ये हो गया एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल। और वेरी डाइल्यूट है ना, वेरी डाइल्यूट अगर HCl का NaCl का सॉल्यूशन है तो उसमें वेरी डाइल्यूट NaCl का मतलब हो गया कि उसमें Cl क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना OH- का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्लोराइड आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल से कम हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन है कंसंट्रेट H2SO4, तो इस कंडीशन में क्या होएगा, जो SO4-2 है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल OH- के डिस्चार्ज पोटेंशियल से कम हो जाएगा, जबकि जनरल कंडीशन में SO4 का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल OH- के डिस्चार्ज पोटेंशियल से कम है। SO4-2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल OH- के डिस्चार्ज पोटेंशियल से ज़्यादा है। सॉरी, कभी कभार थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब है ना, तो ये चीज़ बता दी कि अगर अब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होएगा ना वही है ना उसका प्रीफर होएगा कैथोड, या कैटायन है तो कैथोड पे जाएगा और एनायन है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब है ना इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं कि वो ओनली है ना खुद की साइड सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं कि वहां पे जाके रिएक्शन हो जाए, खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोड विच प्रोवाइड ओनली साइट फॉर द रिएक्शन बट डजंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इटसेल्फ। ठीक है, और एग्जांपल्स कौन सा हो गया, जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम क्या होता है, इनर्ट होता है, मतलब ये जल्दी से रिएक्टिव नहीं होता है। तो ये क्या करता है कि जो प्लेटिनम की जैसे ये प्लेट रहेगी, ये प्लेटिनम की प्लेट रहेगी, तो इस पे क्या रहेगा, जैसे अगर इसे बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा कि जो भी नेगेटिव चार्ज होएगा इसमें, वो नेगेटिव आयंस होंगे इसकी तरफ मूव करेंगे और इससे ना प्लेट पे क्या होगा कि जम जाएंगे। ठीक है, और अगर ये कैथोड है तो कैथोड पे है ना इसे बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ा है तो इस पे कौन सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये प्लेटिनम की है ना प्लेट है। ठीक है, ये प्लेटिनम की एक पतली सी प्लेट है, तो इस पे अब इस पे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन से जो पॉजिटिव आयंस रहेंगे वो इस प्लेट की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे क्या होएगा कि इनका है ना रिडक्शन हो जाएगा और ये यहाँ पे है ना डिपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसीजर है इन केस ऑफ ए इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या है कि जो इलेक्ट्रोड की जो प्लेट है, जैसे प्लेटिनम की प्लेट है, उसकी जो साइज वगैरह में उसमें कोई भी है ना वेट वगैरह में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और जैसे दूसरे टाइप के होते हैं ना एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है ना खुद है ना अंडरगो होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ना, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना ये प्लेटें
ये भी है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसे कहलाते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अब जैसे ये प्लेट है ना, ये कैसा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, उस मेटल से ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसीजर में है ना पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जैसे प्लेट है ना, ठीक है, तो अगर ये इसका है ना, ये मेटल है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये आयंस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इससे क्या होगा, आयंस की फॉर्म में जो मेटल एटम्स होंगे ना वो मेटल आयनिक फॉर्म में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होएगा कि अब जब इसका क्या होगा कि जब इस पे लगे हुए जो एटम्स है आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन लूज कर करके, तो क्या होएगा कि ओवरऑल इसका वेट में ना डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो एनोड का वेट क्या होता है कि डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो तो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं अगर है ना इसमें ये जो आयंस रहेंगे है ना, सॉल्यूशंस में जो आयन रहेंगे वो क्या करेंगे कि कैथोड पे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी कैथोड पे तो रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन होने का मतलब है ये जो Mn प्लस आयन है ये N प्लस इलेक्ट्रॉन लेके, ये इलेक्ट्रॉन लेके और क्या करेंगे कि इस पे डिपोजिट हो जाएंगे। तो इस पे ओवरऑल देखा जाएगा, पहले ये इलेक्ट्रोड इतना था और इस पे अगर बाद में है ना मेटल एटम्स है ना डिपोजिट होते गए तो इसका तो वेट है ना इंक्रीज होता जाएगा। तो कैथोड का वेट तो क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है और एनोड का वेट क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो मेटल्स है ना आयनिक फॉर्म में जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये तो पूरा मेटल है और मेटल से आयंस की फॉर्म में इसका निकलते जा रहे हैं ना, मेटल आयनिक फॉर्म में कम होती जा रही है इलेक्ट्रॉन लूज कर करके, तो इसका वेट तो कम होएगा। और यहाँ पे क्या है कि आयनिक फॉर्म में जितने भी जो पॉजिटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर करके इस पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो इसका वेट तो बढ़ेगा, ठीक है। तो कैथोड का वेट बढ़ता है और एनोड का वेट, और ओवरऑल है ना नो नेट रिएक्शन होती है, ओवरऑल कोई रिएक्शन नहीं होती, जितना इधर कम हुआ उतना उधर बढ़ गया। ये होती है जो एक्टिव इलेक्ट्रोड रहते हैं ना उनमें ओवरऑल कोई रिएक्शन नहीं होती, नो नेट रिएक्शन। अब होता है क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ ए सम इलेक्ट्रोलाइट इन देयर मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन विद इनर्ट एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे है ना हम क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, या तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके कर रहे हैं और एक्टिव इलेक्ट्रोड लेके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं कि कौन सा है ना कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा, एनोड पे कौन सा आयन जाएगा। मोल्टन स्टेट का मतलब हो गया कि उसमें पानी नहीं है, H प्लस और OH माइनस आयन नहीं है, जो आयंस जो इलेक्ट्रोड के आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट है उसी के आयंस हैं। ये चीज हो गई मोल्टन का मतलब। और एक्वस का मतलब हो गया कि एक्वस का H जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस के अलावा H प्लस और OH माइनस आयन भी उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। अब यहाँ पे है ना पहला है ये मोल्टन NaCl मोल्टन है, ठीक है। मोल्टन का मतलब हो गया कि है ना गलित अवस्था में है। इसमें है ना कैटाइन कौन सा है, Na प्लस है, और एनाइन कौन सा है, Cl माइनस है, और इसमें H2 नहीं है, ठीक है। यही NaCl ये मोल्टन ही है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इसमें Na प्लस तो क्या है कैटाइन है और Cl माइनस क्या है एनाइन है ना। एनाइन किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, तो एनोड पे तो क्या बनेगा Cl2 गैस बनेगी। और है ना ये किस पे जाएगा, ये जाएगा कैथोड पे जाएगा, तो कैथोड पे क्या होगा इसका रिडक्शन होके Na बन जाएगा सॉलिड है ना। तो कैथोड पे तो Na हो गया और है ना एनोड पे क्या होगा Cl2 गैस हो गई, अदर कुछ रहा नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है NaCl एक्वस सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। मतलब ये इलेक्ट्रोड कैसा इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसकी सरफेस पे है ना रिएक्शन होगी और है ना मतलब और कुछ है ना इस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं है। एक्वस का मतलब हो गया यहाँ पे कैटाइन कौन कौन से Na प्लस है और H प्लस है, ठीक है। अब है ना और एनाइन कौन सा है, क्लोराइड और H2O से OH माइनस, ठीक है। तो जब है ना कैटाइन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, तो कौन सा जाएगा कैटाइन, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है ना, Na प्लस और H प्लस में से तो H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल है। मतलब H प्लस का जो है ना एनोड पे क्या करेगा इसका रिडक्शन होएगा, तो ये H2 गैस बन जाएगी है ना। तो एनो H प्लस का कैथोड पे क्या होएगा रिडक्शन होएगा, ठीक है। H प्लस कहाँ जाएगा, कैटाइन कैथोड पे जाएगा और वहाँ पे इसका रिडक्शन होएगा, और रिडक्शन होने से यहाँ पे कौन सी H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। और जो OH माइनस आयन है ना, और यहाँ पे दो एनाइन कौन कौन से, एक तो क्लोराइड एनाइन है और एक OH माइनस एनाइन है। अब इनमें से डिस्चार्ज पोटेंशियल एक्वस सॉल्यूशन में देखेंगे तो क्लोराइड का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना OH माइनस आयन से कम होता है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है।
तो जो Cl माइनस होएगा उसका क्या होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा एनोड पे, और ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 गैस बन जाएगा। ठीक है, अब बाकी चीज हमारे पास क्या बच गई, Na प्लस बच गया और OH माइनस बच गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, NaOH है ना, NaOH बन जाएगा। ठीक है, Na प्लस और OH माइनस से, मतलब इसका मतलब है NaOH बढ़ रहा है सॉल्यूशन में। ठीक है, सो NaOH बढ़ने का मतलब हो गया कि है ना सॉल्यूशन की pH क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ से ये कंक्लूजन निकला। नेक्स्ट है CuCl2 एक्वस है। अब ये CuCl2 एक्वस का सॉल्यूशन यहाँ पे अच्छे से बता देते हैं आपको। CuCl2 एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस का मतलब हो गया H प्लस और OH माइनस आयन हो गए, और CuCl2 का मतलब हो गया कॉपर प्लस 2 आयन एंड क्लोराइड माइनस आयन, है ना। तो एनोड पे क्या होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका होएगा, क्लोराइड एनायन का होएगा। तो एनायन में कौन सा है, क्लोराइड है और OH माइनस आयन है, और इन डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, क्लोराइड माइनस आयन का कम है। तो क्लोराइड माइनस आयन क्या होएगा, एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन होएगा और ये Cl2 गैस बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब जब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे कैटायन जाएगा और रिडक्शन होएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे है ना दो कैटायन है, एक तो Cu प्लस 2 और एक H प्लस है। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, Cu प्लस 2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दो इलेक्ट्रॉन, और ये किस में, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा रिएक्शन में और रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग तो H और OH माइनस आयन ही रिमेनिंग रहे, तो वो एक्वस कंडीशन ही रह गई। ठीक है, तो जैसे CuCl2 एक्वस वाला है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो कैथोड पे तो क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस कॉपर आयन, कॉपर जो मेटल आ जाएगी, और एनोड पे क्या आ जाएगा, Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसी के साथ मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो CuCl2 की कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन में, है ना, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होएगा। नेक्स्ट सिमिलर एग्जांपल है CuBr2 का एग्जांपल, है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, वही एक्वस सॉल्यूशन है। कैटायन कौन कौन सा है, कैटायन Cu प्लस 2 है, कैटायन कौन सा है, Cu प्लस 2 है एंड H प्लस है। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, Cu प्लस 2 का कम है, तो Cu प्लस 2 का क्या होएगा, कैथोड पे रिडक्शन होएगा, और ये कैथोड पे Cu डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर। दूसरी बात करते हैं, एनायन कौन कौन सा है, ब्रोमाइड है और OH माइनस आयन है। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होएगा, ब्रोमाइड आयन का कम होता है OH माइनस आयन से, तो जो Br माइनस आयन है वो एनोड पे जाएगा, एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा तो ये Br2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे कि है ना Cu जो Br2 था, जो कंसंट्रेशन थी कुछ ना कुछ उसके एक्वस में, तो उसमें से कॉपर तो किस पे, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, Br2 गैस बाहर निकल जा रही है। तो ओवरऑल क्या होगा कि Cu Br2 की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगी कि डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है H2SO4 एक्वस, है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब एक्वस का मतलब हो गया H प्लस और OH माइनस आयन हो गया। ठीक है, और है ना एनायन कौन सा हो गया, एक तो सल्फेट एनायन हो गया और एक OH माइनस एनायन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज पोटेंशियल देखो, कैटायन में तो एक ही टाइप का कैटायन है H प्लस, है ना, तो कैटायन कैथोड पे जाएगा और इसका रिडक्शन होएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। जबकि जो है ना दो टाइप के यहाँ पे क्या है कि एनायंस कितने दो टाइप के हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा एनोड पे जाएगा, वहां इसका ऑक्सीडेशन होएगा और ये है ना O2 गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस से H प्लस आ जाएगा, OH माइनस आयन आ जाएगा। ठीक है, और कॉपर सल्फेट से कॉपर प्लस 2 कैटायन और सल्फेट है ना एनायन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है ना कैटायन किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, दो कैटायन है, H प्लस है और एक है ना कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होएगा, तो इसका कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा और कॉपर मेटल है ना कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। दूसरा सल्फेट आयन है और OH माइनस आयन है, डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होएगा, OH माइनस का कम होएगा, तो है ना OH का है ना एनोड पे ऑक्सीडेशन होएगा, O2 गैस रिलीज होएगी। ओवरऑल देखा जाएगा तो यहाँ पे एक चीज ये देखिए कि है ना देखो H प्लस और SO4 माइनस है ना पीछे रिमेनिंग रह गए, तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि H2SO4 की कंसंट्रेशन है ना इंक्रीज हो रही है ना, जो सॉल्यूशन है ना
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो H2SO4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है सॉल्यूशन की पीएच है ना वो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। तो मतलब कौन कौन से आयन है, कॉपर +2 आयन है और सल्फेट आयन है, ठीक है, सल्फेट एनायन है, ठीक है। और एक्वस का मतलब H+ और OH- आयन हो गया। और कॉपर ही इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड लिया है ना वो भी कौन सा लिया है, कॉपर ही इलेक्ट्रोड लिया है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया कैथोड पे तो क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब मतलब जो इसका मतलब ये हो गया कैथोड पे तो क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। और जो एनोड है, एनोड पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, कॉपर ही लिया है, तो एनोड पे क्या हो जाएगा, उसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कॉपर जो था एनोड जिसका बना हुआ था कॉपर मेटल का, वो क्या होगा कि वो उससे है ना कॉपर क्या चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर +2 में चला जाएगा। मतलब सॉल्यूशन में कॉपर +2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो और इधर से कॉपर +2 कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जाएगी और फिर वो कॉपर +2 दूसरे वाले कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उस पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो जो एनोड तो क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और कैथोड क्या होता जाएगा, इसका वेट इंक्रीज होता जाएगा, मतलब मोटा होता जाएगा, ठीक है। इसका वेट इंक्रीज होता जाएगा और इसका वेट डिक्रीज होता जाएगा। ओवरऑल देखेंगे तो नो नेट रिएक्शन होएगी, ठीक है। नेक्स्ट है AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। कैटायन कौन सा हो गया, Ag हो गया और H+ आयन हो गया। तो हमें पता है कि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होता है, Ag+ का कम होता है, इसका तो कॉपर से भी कम होता है Ag+ का। तो है ना एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होएगा, Ag डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरे जब हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन कौन कौन से हैं यहाँ पे, नाइट्रेट है और OH- आयन है। हमें पता है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना OH- आयन का कम होता है, तो OH- आयन का ऑक्सीडेशन होएगा तो O2 गैस रिलीज हो जाएगी एनोड पे। और अगर ओवरऑल देखा जाए पीछे रिमेनिंग देखो H+ और NO3- बच रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, HNO3 एसिड हो गया है ना। तो HNO3 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और जो सॉल्यूशन की पीएच क्या आएगी वो डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन इलेक्ट्रोड कौन सा है, Ag इलेक्ट्रोड ही है। तो वही है कैथोड पे तो Ag डिपॉजिट होता जाएगा और एनोड पे क्या होगा, Ag से Ag+ में इसका ऑक्सीडेशन होता जाएगा एनोड पे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, नॉन नेट रिएक्शन होएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है NaOH एक्वस सॉल्यूशन है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। Na+ आयन है और H+ आयन है। H+ आयन का क्या होएगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होएगा, तो जो कैथोड पे क्या होएगा, H+ का कैथोड पे क्या होएगा, H+ का रिडक्शन होएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। और एनायन तो एक ही प्रकार का है, OH- है, तो जिसका क्या होगा, एनोड पे क्या होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा और O2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था, मतलब है ना ये चीज़ जो क्वालिटेटिव स्टडी थी। तो अगर एक से ज़्यादा कैटायन और एनायन हो तो वो अपने डिस्चार्ज, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होएगा वो वाला क्या होएगा कि कैटायन या एनायन, कैटायन किस पे, कैथोड पे डिपॉजिट होएगा और एनायन का क्या होएगा, एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस की हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी, वो अब समझ में आ रही होगी आपको कि इट्स द प्रोसेस इन विच करंट इज पास्ड, मतलब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही है थ्रू मोल्टन और ए एक्वस स्टेट ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट, है ना। द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कहाँ पे, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ पे, कैथोड पे रेस्पेक्टिवली। यह पूरा प्रोसीजर ही जो हमने पढ़ रहे हैं ना, यही इलेक्ट्रोलाइसिस है। मतलब सिंपल सी, जैसे अगर हम है ना, अगर सिंपल अगर भाषा में समझाए आपको, बिल्कुल सिंपल, और 12th क्लास का एग्जाम्पल लेके समझाएं, है ना। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा स्काई ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसे बाहर से है ना, ये पॉजिटिव नोड हो गया और ये नेगेटिव एंड हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव वाला इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस वाले पे, और इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, ये एनोड हो गया, और ये क्या कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक है। अब ये इसमें कौन कौन से आयन है, एक तो कॉपर +2 आयन है कैटायन, और एक्वस सॉल्यूशन है तो H+ आयन है। एनायन कौन से, SO4- आयन है और OH- आयन है, ठीक है।
तो अगर इसमें क्या होगा, अब ये जो एनोड है ना, एनोड पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ है ना एनाइन मूव करेगा, है ना, एनाइन इसकी तरफ जाएगा। एनाइन कौन सा, एक तो सल्फेट है ना, बी एनाइन है, और ओ एच माइनस भी आयन है। इन दोनों में से डिस्चार्ज पोटेंशियल देखते हैं तो ओ एच माइनस आयन का कम होता है, तो ओ एच माइनस क्या होएगा, इस है ना कैथोड की तरफ, सॉरी एनोड की तरफ है ना मूव करेगा। अब इसे एनोड क्यों बोला है, एनाइन जिस इलेक्ट्रोड की ओर जाता है उससे क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो एनाइन इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होएगा कि इसका है ना, ये जो ओ एच माइनस आयन है इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और O2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होएगा, एनोड पे O2 निकलेगी, ठीक है। और ये जो कैथोड है, कैथोड पे क्या कौन सा है ना, कैटायन जाता है। कैटायन का मतलब यहाँ पे है ना डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना कॉपर प्लस 2 का कम होएगा, है ना, H प्लस से। तो कॉपर प्लस 2 जो यहाँ से आयन होंगे सॉल्यूशन से वो इस पे जाएंगे और इसका इनका ऑक्सीडेशन होके ये इस पे है ना कॉपर प्लस 2 क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। मतलब कॉपर प्लस 2 के जो आयन है सॉल्यूशन से, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो ये कैथोड होएगा इस पे ये डिपोजिट हो जाएगा। और ये कैटायन है, कैटायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है वो कौन सा हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो ओवरऑल प्रोसीजर है ना भाई, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, एक सॉल्ट होते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बोलते हैं, जिनको है ना, जिनका सॉल्यूशन बनाने पे वो अपने आयंस में टूट जाते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ना। अब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अगर वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, 100% आयनाइजेशन हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर वो मतलब आयनाइजेशन 100% नहीं होता तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये हो गया। अब हम पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है या फिर मोल्टन स्टेट में भी है ना, ये आयंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर हुआ ना, इस पे तो ये O2 का निकलना, मतलब ये भी एक प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, और ये है ना कॉपर है ना रिडक्शन प्रोडक्ट है। तो इन जो ये इलेक्ट्रोड है ना, इन पे जो इनका डिपोजिशन है ना, यही पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसीजर है। और अगर है ना इन आयंस का क्या होता है कि अगर जैसे ये आयंस का मूवमेंट हो रहा है ना इसमें, तो है ना एक इलेक्ट्रिक करंट भी जो जनरेट हो जाता है। जिसे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन या इलेक्ट्रोलाइट करंट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बोलते हैं, जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस मूव करते हैं ना इलेक्ट्रोड की तरफ, तो उससे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट बोल देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक करंट बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसीजर के दौरान ये करंट क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए इसे इलेक्ट्रोलाइटिक करंट बोल देते हैं, ठीक है। ये हमने क्वालिटेटिव स्टडी सारी पढ़ ली। अब क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम देखते हैं, तो क्वांटिटेटिव में ये होता है कि जो हम बोल रहे हैं कि ना, जैसे इस पे, इस वाले पे, इस है ना ये कैथोड पे है ना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कितने ग्राम हो रहा है, ये कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसका कितने मोल है ना कॉपर के डिपॉजिट हो रहे हैं, ये ऑक्सीजन निकल रही है तो कितने मोल ऑक्सीजन निकल रही है, इसका कितना लीटर ऑक्सीजन का निकल रहा है, ये है ना इसका जो मेजर है ना, ये होती है इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। और ये निकालते हैं हम फेराडे के नियम से निकालते हैं। अब फेराडे का पहला नियम क्या बोलता है, द वेट ऑफ द सबस्टांस लिबरेटेड और डिपोजिटेड। लिबरेटेड का मतलब हो गया गैसें होती है ना वो बाहर निकल जाती है, तो उसे लिबरेशन बोलते हैं। और जो अगर कोई सॉलिड सबस्टांस होगा ना, जैसे कि मेटल हो गई, ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। और जैसे अगर कॉपर है, तो कॉपर तो क्या होगा कि उस इलेक्ट्रोड पे के ऊपर जम जाएगा, तो उससे क्या बोलते हैं, डिपोजिट होना बोलते हैं। द वेट ऑफ द सबस्टांस लिबरेटेड और डिपोजिट एट द इलेक्ट्रोड एज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये बोल रहा है कि जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं इस पे जो है ना, ये जो है ना सबस्टांस, मतलब जो सबस्टांस डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, उसका जो वेट होएगा ना, उससे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितनी करंट पास किया गया है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। वेट क्या होएगा, जो करंट पास किया गया है ना उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ना, जितनी हमने करंट पास किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है।
अब Q क्या है, करंट है, इज अ क्वांटिटी ऑफ ए, W क्या है कि वेट ऑफ द सबस्टांस इन ग्राम में हो गया, और Q क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया है ना, इज अ क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कुलाम्ब में है ना इसकी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी हो गई। Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, I क्या होता है एम्पियर, और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है, मतलब एम्पियर सेकंड, ठीक है, करंट एम्पियर में और टाइम सेकंड में। तो W क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT हो गया, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या है, IT है। और यहाँ पे है ना जब प्रोपोर्शनलिटी इसको सिंबल को हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है Z, जिसे क्या बोलते हैं, Z क्या है कि कांस्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है Z। इट्स द करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ ए गिवन मेटल, ये जो आयन होता है ना, ये जो Z होता है ना, वो जो भी मेटल और आयन है ना उसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू है ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, Z इंटू Q हो गया, ठीक है। अगर हम है ना 1 एम्पियर, अगर Q इज इक्वल टू क्या हो 1 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए अगर हम है ना करंट पास करें, मतलब 1 एम्पियर जो करंट है 1 सेकेंड के लिए पास करें, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कुलाम हो जाएगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 1 कुलाम हो गया, मतलब 1 कुलाम की अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करते हैं, मतलब 1 कुलाम की अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास करते तो जो जितना ग्राम है ना, जो सबस्टांस है ना डिपोजिट होएगा इलेक्ट्रोड्स पे, वही क्या होगा, Z के बराबर होएगा, ठीक है। That means electrochemical equivalence is the weight of the substance that is liberated or deposited when 1 ampere current is passed through the electrolyte for the 1 second। और 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करते हैं तो उस जो इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू को ही हम 1 कूलाम बोलते हैं। और इन अदर वर्ड्स इट्स द वेट ऑफ द सबस्टांस लिबरेटेड और डिपोजिटेड बाय द पासेस ऑफ ए 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर सिंपल भाषा में समझाएं कि जैसे ये हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, इससे ये बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया बैटरी का और ये नेगेटिव हो गया, ये है हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है, ठीक है। तो इस कैथोड पे जो सबस्टांस डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, और इस एनोड पे या तो कुछ डिपॉजिट हो रहा है या कोई गैस है ना वो लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो इसका जो अगर इसमें 1 कुलाम्ब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देवें, है ना, A1Q है ना, या 1 कुलाम्ब इसे ऐसे लिख देते हैं, 1 कुलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी अगर इसमें हमने पास करी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कोई सॉल्यूशन है, जैसे कि मान लो कि कॉपर सल्फेट का ही ये सॉल्यूशन है, किसका, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो 1 कुलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने पास करी तो यहाँ पे जो कॉपर के जितने वेट है ना यहाँ पे डिपॉजिट होएगा ना इस कैथोड पे, वो क्या कहलाएगा, उसी का है ना पर्टिकुलर जो मेटल ही आयन का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। मतलब जो जितना ये सबस्टांस डिपॉजिट होएगा ना उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर रहेगा। कुल मिला के बात ये है इस कहने का मतलब, क्योंकि हमें पता है कि W इज इक्वल टू क्या है, Z इंटू IT, और IT का क्या रख दिया हमने, Q इज इक्वल टू क्या होता है IT, और IT को हमने रख दिया 1 कुलाम, ठीक है, 1 कुलाम रख दिया, तो इसकी जगह 1 रख दिया, तो ये क्या आएगा, W इज इक्वल टू Z आ गया। तो ये चीज होप सो समझ में आ गई होगी। अब देखते एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम होता है। 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उन पे कितना चार्ज होता है, अवोगाद्रो नंबर से 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, और ये अवोगाद्रो नंबर हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर 23 कुलाम पर मोल, इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये कितना आया, 96500 कुलाम पर मोल आ गया। मतलब कहने का है कि 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 फेराडे होता है, और 1 फेराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कुलाम पर मोल। ये है ना 96500 क्या हो गई, कुलाम इसकी वैल्यू हो गई 1 फेराडे की। मतलब जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जो 1 फेराडे क्या है, 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उस पे जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं हम 1 फेराडे बोलते हैं। अब जो 1 फेराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, 1 फेराडे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है ना, एक फेराडे जो इलेक्ट्रिसिटी है ना
मतलब 96500 जो कूलाम है, इलेक्ट्रिसिटी कितना सबस्टांस डिपॉजिट करेगी? वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टांस डिपॉजिट करेगी। मतलब 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पास करी जाती है, तो जो इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट डिपॉजिट होगा सबस्टांस का, वो क्या होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। इसी प्रकार से अगर 1 कूलाम 1 फेराडे का मतलब क्या हो गया? 96500 कूलाम हो गया। 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे कितना सबस्टांस डिपॉजिट होएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 96500 कूलाम हो गया, इंटू 1 कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, और ये इतना सबस्टांस क्या हो गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 96500, है ना? ये सबस्टांस डिपॉजिट होएगा 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट मास, है ना, डिवाइडेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट मास हो गया, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास बटा 96500, और ग्राम इक्विवेलेंट मास बटा 96500। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाई जो उसका एन फैक्टर होता है, वो हो गया, या एक्स फैक्टर भी जिसे बोल देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 96500। और इसे क्या आ गया? मतलब 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, है ना, ये इतना ग्राम सबस्टांस, है ना, डिपॉजिट होएगा। एक अब है ना 1 कूलाम इज इक्वल टू क्या आ गया? ये निकल के आया m/n इंटू 96500 ग्राम आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 कूलाम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, तो जो वेट डिपॉजिट होता है वो किसके बराबर होता है ना? वो है ना जेड के बराबर होता है। मतलब ये जो हो गया, ये किसके बराबर हो गया? जेड के बराबर हो गया। 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पे जो वेट डिपॉजिट हुआ है, ये डब्लू है, तो कितना हो जाएगा? m/n इंटू 96500, ठीक है, ग्राम। ये इतना वेट डिपॉजिट हो रहा है, और 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो वेट डिपॉजिट होता है, वो, है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है किसी भी मेटल या आयन का, उसके बराबर होता है। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया? m/n इंटू 96500, ठीक है। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? जेड इंटू आई टी, है ना। W इज इक्वल टू क्या हो गया? जेड इंटू आई टी हो गया, है ना। ये जेड की वैल्यू रख दी, और ये इंटू क्यू, जेड इंटू आई टी, तो ये इंटू आई टी हो गया। अब हमें पता है जो 96500 वो हम एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 फेराडे के बराबर है। तो m/nf इंटू आई टी आ गया W इज इक्वल टू, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? m/nf इंटू आई टी, ठीक है। 1 फेराडे क्या है? 96500 कूलाम है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वही क्या है? 1 फेराडे है। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? m/nf इंटू आई टी। आई टी को हम Q भी लिख सकते हैं, m/nf इंटू क्यू। और जो m/n को क्या लिख सकते हैं हम? m/n क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट मास हो गया, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन f इंटू आई टी हो गया। और है ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास को E से भी लिख सकते हैं, तो E/F इंटू क्यू हो गया। तो ये हो गया W के वेरियस रिलेशनशिप्स हो गए। तो अगर हम ब्रीफ में करना चाहें, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे ये बोलता है कि जब, है ना, जो कोई भी इलेक्ट्रोड होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे ये बताता है कि जो इलेक्ट्रोड है, तो उस पे जो सबस्टांस डिपॉजिट हो रहा है, उसका जो वेट होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान क्या है कि जो इलेक्ट्रोड्स पे जो सबस्टांस डिपॉजिट होगा, उसका जो वेट होगा ना, वो जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई गुणा टी होता है। तो डब्लू जो वेट इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसीजर के दौरान जो इलेक्ट्रोड्स पे जो सबस्टांस डिपॉजिट हो रहा है, उसका जो वेट है वो क्या है? आई टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, तो ये क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जेड, है ना, जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल
इक्विवेलेंट बोलते हैं। और ये क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो पर्टिकुलर जो मेटल या आयन होती है ना उस पे डिपेंड करता है ना, मतलब ये मेटल या फिर मेटल आयन की है ना ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें पता है कि जो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है, 96500 कूलाम रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक फेराडे बोलते हैं। एक फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम होता है, 9650। अब हमें पता है एक फेराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास करी जाती है तो जो है ना जो सबस्टांस है उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना वो डिपॉजिट होता है, ठीक है, एक फेराडे पे। एक फेराडे का मतलब हो गया 96500 कूलाम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना सबस्टांस का डिपॉजिट होएगा। लेकिन अगर वहीं 1 कूलाम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट बटा 96500 है ना, इतना जो वेट होगा ना सबस्टांस का ये डिपॉजिट होएगा। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास, सॉरी एक ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हो गया ग्राम इक्विवेलेंट मास, मतलब 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो सबस्टांस का वेट डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना, जो एन फैक्टर अभी हम देख लेंगे कितना होता है। तो है ना कितना आ गया, मोलर मास अपॉन एन इंटू 96500, मतलब 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो है ना अमाउंट डिपॉजिट होता है वो कितना होता है, एम अपॉन एन इंटू 96500 ग्राम, है ना, ये इतना सबस्टांस है ना डिपॉजिट होता है 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पे। एक चीज हमने ये देखी कि W इज इक्वल टू क्या था हमारे फेराडे के लॉ से, Z इंटू आई टी। आई टी मतलब हो गया जो करंट किस में होता है, एम्पियर में होता है, और टाइम इसमें किस में होता है, सेकंड में होता है। मतलब 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड के लिए प्रोवाइड, 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो करे तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 कूलाम होती है, ठीक है, 1 कूलाम होती है। 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड फ्लो करने पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट होता है वो कितना रहता है, 1 कूलाम रहता है। तो हमारे पास W इज इक्वल टू क्या आया, ZIT आया, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू कितनी है, IT की वैल्यू है 1 कूलाम, है ना। तो मतलब हो गया कि 1 कूलाम की इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करी जाएगी तो 1 कूलाम की इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो है ना अमाउंट डिपॉजिट होएगा इलेक्ट्रोड पे सबस्टांस का वो क्या होएगा, वो जेड के बराबर होएगा, क्योंकि जब आई टी इज इक्वल टू 1 कूलाम रखेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। मतलब 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो अमाउंट डिपॉजिट होएगा सबस्टांस का इलेक्ट्रोड पे वो क्या किसके बराबर होएगा, वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड के बराबर होएगा। मतलब वही क्या होएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की क्या डेफिनेशन हो सकती है, जेड अमाउंट ऑफ ए सबस्टांस दैट इज एक, मतलब अगर जेड की जो डेफिनेशन क्या हो सकती है, 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो अमाउंट डिपॉजिट होता है ना, जो अमाउंट डिपॉजिट होता है ना ग्राम में, वही क्या है, जेड है उस मेटल या मेटल आयन का। अब हमने देखा कि 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है एम अपॉन एन इंटू 96500। मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, जेड है, ये जेड की वैल्यू है। तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, एम अपॉन एन इंटू 96500, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को हम W इज इक्वल टू ZIT में रखेंगे, जेड की जगह ये पूरा वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन इंटू 96500 इंटू IT, ठीक है। अब 96500 को हम क्या लिख सकते हैं, F भी लिख सकते हैं, एक फेराडे भी लिख सकते हैं, इंटू IT, और इसी के साथ है ना जो वो है ना कूलाम में भी हो सकती है,
ठीक है, क्यू भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये क्या हो गए, डब्लू के फॉर्मूलाज हो गए, जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, यही चीज अब तक हमने यहाँ पर देखी। अब m बाई एन इज इक्वल टू क्या होता है, m बाई एन जो यहाँ पे आ रहा है उसका, ये जो m बाई एन आ रहा है मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर, ये क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने स्टार्टिंग में देखा था ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई फेराडे इंटू Q, है ना। ये भी W का एक फॉर्मूला हो गया। तो ये W के ना डिफरेंट डिफरेंट हम फॉर्मूलाज देख सकते हैं। ठीक है, ये है ना W के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। N क्या होता है, एक्स फैक्टर होता है, वो अभी हम देख लेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इनका। अब जैसे ये है, W क्या है, वेट ऑफ द सबस्टेंस दैट इज लिबरेटेड और डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इन ए ग्राम। ठीक है, अब M क्या है, मोलर मास। अब मेटल का मोलर मास कैसे निकालेंगे, मेटल का होगा ग्राम एटॉमिक मोलर मास होएगा। ठीक है, जैसे कि सोडियम का 23 ग्राम हो गया, मैग्नीशियम का 24 हो गया, कॉपर का 63.5 हो गया, सिल्वर का 108 हो गया, जिंक का 65 हो गया। ठीक है, और गैस का क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर मास होएगा। क्योंकि गैसेस तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती है। तो H2 का ग्राम मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। O2 का मोलिकुलर मास 32, Cl2 का 71, I2 का 252। ये हो गया ग्राम मोलिकुलर मास हो गया गैसेस का। फेराडे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे दैट इज इक्विवेलेंट टू, है ना, 96500। एक फेराडे इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे दैट इज, मतलब एक फेराडे इज इक्वल टू कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, 96500 गुलाम होती है। जो आई किस में होता है, एम्पियर में होता है करंट। टाइम किस में लेते हैं हम, सेकंड में लेते हैं। और क्यू क्या होता है, चार्ज इन गुलाम, है ना। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। और ये क्या होता है, गुलाम में होता है, इसका चार्ज होता है, जिसका जो मात्रक होता है क्या रहता है, गुलाम रहता है। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए सबस्टांस। ठीक है, मतलब 1 मोल सबस्टांस के फॉर्मेशन में, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करे या फिर, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और ए लॉस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए 1 मोल सबस्टांस। मतलब 1 मोल सबस्टांस के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करे हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं, वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए एन हो जाएगी। जैसे अगर बात करें Al2O3, है ना, तो यहाँ पर, है ना, जो 1 मोल ये एल्यूमिनियम बनने के लिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 1 मोल, है ना, ये एल्यूमिनियम बनने के लिए, एल्यूमिनियम +3 कितने, एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 मोल ये बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो एन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। कैल्शियम +2 में, कैल्शियम +2 से कैल्शियम बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया है इसका। ठीक है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 हो गया। सोडियम प्लस से सोडियम बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो 1 इसका एन फैक्टर हो गया। एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो, मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन में स्टेट में, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए कितने, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए जरूरत है, 1 मोल के लिए, है ना। ठीक है, तो 3, एन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है, तो n कितना हो गया, 1 हो गया। Fe+3 से Fe+ में, Fe में कन्वर्ट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो n इज इक्वल टू 3 हो गया। Cl- से, है ना, Cl2 में कन्वर्ट होने के लिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, है ना, -2 इलेक्ट्रॉन। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। H+ से H2 में कन्वर्ट होने के लिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। MnO4 माइनस से Mn+2, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे NO2 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और NH2 माइनस में, है ना, N कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +3 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए ना 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब नाइट्रो से, है ना, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में जब कन्वर्जन हो रहा है तो कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। OH माइनस का ऑक्सीडेशन होने पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल O2 फॉर्मेशन में, है ना, कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स
लूज कर रहा है, चार इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया। H2 का रिडक्शन करके है ना इससे H2 फॉर्मेशन होएगा H+, तो एक मोल है ना H2 गैस निकलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कितना हो जाएगा एन फैक्टर, 2 हो जाएगा। H2 का ऑक्सीडेशन होएगा O2 में, है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे ये 2H2 है, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 4H+, और ये एक O2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब H2 का रिडक्शन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जो H+ होएगा वो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना रिडक्शन प्रोसीजर में है ना एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर, जो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा रिडक्शन में, और H2O के ऑक्सीडेशन में एन फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। अभी यहाँ पे अगर किसी को कुछ लोगों को ये ऑक्सीडेशन वाले प्रोसीजर में कंफ्यूजन होता है, तो देखो HOH, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, -2 है। अब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, O2 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। मतलब ये एक जो ऑक्सीजन होगी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे O2 में, जो O2 होगा उसमें 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, तो कितने, अगर एक ऑक्सीजन जो एटम है O-2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अगर 2 H2 मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन होगी, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कितने हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगी, है ना, ऑक्सीडेशन में। तो उससे क्या होगा, O2 रिलीज होगी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, और 4 H+, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। तो एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। ये चलो क्वेश्चन है ना, इसके नेक्स्ट में देख लेंगे इसके, फिर एप्लीकेशंस ऑफ ए फर्स्ट लॉ ऑफ ए फैराडे देख लेंगे, ये है ना नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम, ठीक है। इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और ये नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें कौन से इलेक्ट्रोड पे कितना डिपॉजिट होगा नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चंस है ना हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।